शॉर्ट रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग कम्प्लीटली ओवरव्यू करेंगे पर्सनालिटी का और डिफरेंट अप्रोचेस का। सो फटाफट से हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं। तो 6 नंबर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चंस आने की। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी हमारे एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इंटेंसिटी हमारी चेंज हो जाती है बट जो हमारा बेसिक नेचर है वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको एंड्योरिंग रिलेटिवली स्टेबल कहते हैं। पर्सनालिटी जो है वो पर्सोना वर्ड से आया है। पर्सोना वर्ड जो है वो रोमन आर्टिस्ट यूज़ करते थे फेस मास्क जो वो लगाते थे जब वो थिएटर में एक्ट करते थे, तो वो जो फेस मास्क लगाते थे, तो बेसिकली क्या है, डिफरेंट करेक्टर्स का वो फेस मास्क लगाते थे और डिफरेंट इमोशंस वो शो करते थे। तो वहीं से हमारी पर्सनालिटी चलती आ रही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बिहेवियर चेंज ज़रूर कर लेते हैं बट जो हमारा जो बेसिक नेचर है, जो हमारा बेसिक एक तरीका है बिहेव करने का, वो सेम रहता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा पर्सनालिटी का बिहेव करने का तरीका रहता है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड्योरिंग होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब हो गया कि जो 19-20 जो फ़र्क होता है, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिवली स्टेबल। पर्सनालिटी की क्या है, दो तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल। फिज़िकल वो हो गया जो ऑब्जर्वेबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजिकल जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते बट हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं, जैसे कि हमारा एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनाती है। पर्सनालिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब हो गया कि हर एक बंदा जो है उसकी पर्सनालिटी हो सकता है सेम हो। एक्सट्रोवर्ट हैं, दो इंसान हैं एक्सट्रोवर्ट हैं, उनको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है बट वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं, सिचुएशन के वजह से होते हैं, जो उनकी हेरिडिटी है, जो उनका एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। पर्सनालिटी जो है वो अडेप्टिव टू सिचुएशंस हो जाती है। कभी कभी जो हमारी पर्सनालिटी है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि वो अडेप्टिव टू सिचुएशंस हैं। इंटरनल डिमांड्स होता है एक रीज़न कि इंटरनल डिमांड्स की लाइक एक पर्सन है बहुत ही ज़्यादा हाइपर टेंशन का पेशेंट है, अब उसको हाइपर टेंशन की वजह से अपनी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, गुस्सा कम करना पड़ेगा। कभी कभी एक्सटर्नल डिमांड्स हो जाते हैं कि एक बहुत ही शांत रहने वाला इंसान है, उसको सामने वाला इतना ज़्यादा उकसा देता है, प्रोवोक कर देता है कि उसको कहीं ना कहीं अपना बेसिक नेचर बदलना पड़ता है। उसके बाद मेजर अप्रोचेस आ जाती हैं। ये ऊपर से ओवरव्यू दे देते हैं आपको। सबसे पहले क्या है, टाइप अप्रोच है, सिंपलेस्ट है, कहीं ना कहीं बॉडी टाइप के ऊपर हम लोग इसको बेस करके चलते हैं। ट्रेट अप्रोचेस होती हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक इन नेचर है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि जैसे कि एक पूरी हमारी बिल्डिंग बनती है, एक ईंट से दूसरी ईंट मिलती है, कनेक्ट होती है और वो हमारी पूरी बिल्डिंग को शेप देती है। उसी तरीके से हमारे अंदर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं और वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं और हमारी एक ओवरऑल पर्सनालिटी बनाते हैं। साइकोडायनामिक हमारे फ्रॉइड ने दी थी। इसमें क्या हो जाता है, सारी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं इंसान में, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, अनरिजॉल्व फियर्स, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स, इन सबको मिक्स करके वो हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। बिहेवियरल वर्ड कहीं भी आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसको रिस्पॉन्स लिख देते हैं हम लोग। ये रिस्पॉन्सेज हैं जो लर्नड होते हैं, रिस्पॉन्स जो हम लोग अपनी ज़रूरतों को देना सीखते हैं। कल्चरल हमारी इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस से आती हैं। दो इसके अंदर ये इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम जो रहता है कि जिस तरीके से इंसान अपना मनी अर्न कर रहा है उससे कहीं ना कहीं उसकी क्या है, पर्सनालिटी बनती है। इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, बिहेवियर और एग्रीकल्चरल। फिर हमारी आती है ह्यूमनिस्टिक। जितनी ज़्यादा नेगेटिव साइकोडायनामिक है उतनी ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक पॉजिटिव इन नेचर है। यहाँ पर फोकस होता है फुलफिलमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमने अपनी ज़िंदगी का सारे मकसद अचीव कर लिए हैं। और फिर एक आती है इंट्रैक्शनल अप्रोच। कभी कभी यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्रैक्शनल अप्रोच क्या होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने अलग से नहीं लिखा हुआ, एक छोटी सी जगह के ऊपर इंट्रैक्शनल अप्रोच लिखी हुई है। तो इंट्रैक्शनल अप्रोच बेसिकली क्या है कि किस तरीके से जो हमारे टाइप, जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और जो ट्रेट पढ़ते हैं, कि इनके जो टाइप हैं और जो ट्रेट हैं वो किस तरीके से सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग इंट्रैक्शनल अप्रोच कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड आ जाता है इंट्रैक्शनल, छोटा सा ये एक साइड में गिवन है ये वर्ड एनसीईआरटी में, सो कंफ्यूज नहीं होना।
उसके बाद सबसे पहले आ जाती है हमारी टाइप अप्रोचेस। ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोचेस इनको कंसिडर किया जाता है और यही इसके सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ज़्यादा साइंटिफिक इन नेचर नहीं है। सिंपल सिंपल से सिंपल तरीके से यहाँ पर पर्सनालिटी को कर दिया डिफाइन। सबसे पहले ग्रीक फिजिशियंस आ जाते हैं इसके अंदर, हिपोक्रेट्स जो नॉन साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं सबसे पहले। इन्होंने बॉडीली ह्यूमर्स पे किए थे। ये 4 चीज़ें हैं, इनको अगर आप लोग रट लो तो अच्छा है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ इसमें, इनके मीनिंग्स एनसीईआरटी में गिवन क्योंकि नहीं है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स शेयर कर दूँगी जिसके अंदर इन सब के मीनिंग लिखे हुए हैं। 4 ह्यूमर्स होते हैं, इनको प्लीज़ लर्न कर लेना अच्छे से। सैंग्विन, फेलेग्मेटिक, मेलनकोलिक और क्लोरिक, ये 4 बॉडीली ह्यूमर्स होते हैं। ये मिलकर हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं और यही चीज़ हमारे चैप्टर 4 में भी आती है। जो फैक्टर्स अंडरलाइंग होते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर में, उसमें एक जगह पर ये बॉडीली ह्यूमर्स का रोल आता है। उसके बाद आ जाता है इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में आयुर्वेदा और चरक संहिता के अकॉर्डिंग हमारे त्रिदोषा होते हैं, वता, पिता एंड कापा, और त्रिगुण होते हैं, रजस, सत्वा एंड तमस। तो इनके भी आप लोग मीनिंग लर्न कर लेना, नोट्स में अटैच कर दूंगी, उसमें से आप लोग इनके मीनिंग लर्न कर लेना। बट ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, रजस, सत्वा एंड तमस। तमस क्या होता है, जितनी भी हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। सत्वा जैसे कि जो सात्विक भोजन होता है, सारे वो लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और रजस क्या हो जाता है कि इनको इमिडिएटली सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इंडियन ट्रेडिशन में। उसके बाद जो थर्ड है वो है शेल्डन। शेल्डन ने दी थी बॉडी बेस पे। तो ये जो है ये हम लोग रिलाई कर ही नहीं सकते, बट स्टिल हम लोग इसको बहुत बारी रिलेट कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले है एंडो। अब एंडो जो होते हैं ये क्या होते हैं, फैट होते हैं, राउंड होते हैं। इसको इस तरीके से याद कर लो कि एंडो वर्ड में थोड़ा सा राउंड राउंड है, तो एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक क्या है, फैट और राउंड होते हैं। ये लोग हैप्पी गो लकी होते हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं और सोशेबल होते हैं। फिर आ जाते हैं एक्टो। एक्टो जो होते हैं ये थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं और अपने अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लीन होते हैं। और एक आ जाता है मेस्मो। ये लोग मस्कुलर होते हैं, करेजियस होते हैं, किसी से भी कोई भी पंगा ये लोग किसी भी टाइम के ऊपर जाकर ले सकते हैं। तो ये शेल्डन के 3 अप्रोचेस हैं। ये जो हैं ये हमारे एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूंग ने दिया था इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो शाय होते हैं, अकेला काम करना पसंद करते हैं, आर्टिस्टिक इन नेचर होते हैं। एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं ये सोशल होते हैं, दूसरे लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं, ऐसे काम करते हैं जहाँ पर इनको दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है फ्रेडमैन एंड रोसेनमैन। इन्होंने सबसे पहले टाइप ए और टाइप बी दी थी। टाइप ए हमारे वो होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि दुनिया का सारा बोझ उनके सर पर है, कि अगर वो लोग रेस्ट करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो वो है टाइप ए। अब जिन लोगों को ये लगेगा कि दुनिया का सारा बोझ उनके ऊपर है, ये क्या है, अनएबल टू रिलैक्स होते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये रिलैक्स कर पाएँ, इनको ऐसा लगता है कि सारा दुनिया का काम इन्हीं के सर पे है, इनको सब कुछ करना है। तो अब ये जो लोग होते हैं इनको बीमारियां कौन कौन सी होंगी, हार्ट डिसीज़ेज़ हो जाएंगी। उसी के साथ साथ ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े भी रहेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि भाई और किसी के बस का तो कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात इनकी क्या होती है, इनको हर चीज़ की भड़क खुद लेनी होती है और इनको लगता है कि कोई और इनके अलावा काम कर ही नहीं सकता। तो अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कोई पर्सन है वो प्रोन टू CHD है, तो वो कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी है, वो है टाइप ए। टाइप बी कम्प्लीटली अपोजिट होता है। ये जो लोग होते हैं रिलैक्स्ड होते हैं, इनको आप कितना ही काम दे दो ये काम रहेंगे, इनको शांति से काम करना पसंद होता है, ये भड़क में काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाती है, इसी को आगे एक्सटेंड किया था मॉरिस ने। ये नोट्स मैं एक साथ में अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग ये नाम इजीली याद कर पाओ फॉर योर लास्ट मोमेंट रिवीजन। मॉरिस ने एक्सटेंड किया फ्रेडमैन एंड रोसेनमैन की। इन्होंने क्या किया था, टाइप सी एंड टाइप डी। अब जो टाइप सी होते हैं ये लोग क्या होते हैं, सबको यस बोलते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये अपने नेगेटिव इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि ये कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दीज आर दी टाइप सी। और टाइप डी, डी फॉर डिप्रेशन, ये जो लोग होते हैं ये प्रोन होते हैं डिप्रेशन के। तो ये हमारी हो गई मेनली जो हमारी टाइप अप्रोचेस हैं।
टाइप अप्रोचेस की लिमिटेशंस क्या हैं कि टू सिंपलिस्टिक इन नेचर हैं, डायनामिक इन नेचर नहीं है, हम लोग एक ही कैटेगरी में किसी भी बंदे को नहीं डाल सकते, पर्सनालिटी हमारी डायनामिक इन नेचर रहती है। उसके बाद आ जाती हैं ट्रेट अप्रोचेस। ट्रेट अप्रोचेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक इन नेचर हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी का मतलब यही हो गया सेम कि बिल्डिंग में हम लोग अलग अलग मटेरियल जिस तरीके से यूज़ करते हैं कि बेसमेंट हमारी थोड़ा सा अलग तरीके का हम लोग ईंट वगैरह यूज़ करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे फ्लोर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, तो हमारे ब्लॉक्स बदलते जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से होती है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वो ब्लॉक्स हमारे चेंज होते हैं और वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करती हैं। अब ये जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स का क्या मतलब हो जाता है, फीचर्स। अब ये जो ट्रेट्स होते हैं ये रिलेटिवली स्टेबल हैं। रिलेटिवली का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, 19-20 का फ़र्क होगा, बट जो नेचर है वो सेम रहेगा, इंटेंसिटी वेरी कर जाएगी। कि जैसे कि कोई बच्चा है उसको गुस्सा आ रहा है, अब वो टीचर के सामने दरवाज़ा ज़ोर से मार देगा, गाली नहीं देगा। अब उस सेम बच्चे को किसी अपने दोस्त के सामने गुस्सा आ रहा है तो वो वहाँ पर गाली देकर जाएगा, तो वो क्या है, रिलेटिवली स्टेबल। कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले हम लोगों ने भी यही चीज़ पढ़ी है, कंसिस्टेंट रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिमांड हो। इंटरनल डिमांड हमारी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, एक्सटर्नल की कोई बाहर से हमें बार बार उंगली किए जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ट्रेट अप्रोच डिफ़ाइन करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। अब जो हर एक बंदा है उनके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, कुछ ट्रेट्स उनके स्ट्रेंथ वाले हैं और कुछ क्या है, वीकनेस वाले हैं। तो वो क्या है, वो उनकी पूरी पर्सनालिटी को बनाते हैं और वो वेरी करते हैं अक्रॉस सिचुएशन, वो चेंज कर जाते हैं। तो इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरीके से डिफ़ाइन करेगी ट्रेट अप्रोचेस, कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्गर पॉइंट हैं, कुछ ऐसे जो वीकर पॉइंट्स हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ये वेरी कर जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेन क्या है हमारी, सबसे पहले आ जाती है ऑलपर्ड। ऑलपर्ड को फादर या फिर पाइनियर कंसिडर किया जाता है ट्रेट अप्रोच में। इन्होंने ही स्टार्ट की थी एक तरीके से सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इन्होंने 3 ट्रेट्स दिए थे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट्स जो होते हैं वो हाईली जनरलाइज्ड होते हैं। हाईली जनरलाइज्ड का मतलब हो गया कि जो एक बंदा है उसकी ज़िंदगी पूरे उसी ट्रेट के आसपास घूमती है, तो वो क्या हो गए हमारे हाईली जनरलाइज्ड। क्वेश्चन में जो 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं एज पर द एनसीईआरटी, वो है गांधीयन पर्सनालिटी एंड हिटलर। गांधीयन हमें पता है क्या थे, पीसफुल थे, और हिटलर क्या हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटरशिप टाइप्स थे। तो कार्डिनल हाईली जनरलाइज्ड है कि एक इंसान है, सपोज़ उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उसका हाईली जनरलाइज्ड ट्रेट हो गया कि द पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, तो वो उसका कार्डिनल हो गया। अब उस कार्डिनल में से ही हमारे सेंट्रल आते हैं। सेंट्रल जो है, करेक्टरिस्टिक वर्ड यहाँ का हो गया टेस्टिमोनियल्स, कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जो हम लोग किसी का करेक्टर स्केच लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे होते हैं टेस्टिमोनियल्स, कि बंदे में क्या क्या क्वालिटी है। अब जैसे कि कोई गांधीयन है वो पीसफुल है, तो उस पीसफुल में से क्या क्या आ गया, टेस्टिमोनियल उसके क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग बन जाएंगे, कभी किसी को ना नहीं करेगा, सबकी मदद करेगा। ये सब हमारे आ जाएंगे टेस्टिमोनियल्स में। उसके बाद लास्टली इसके अंदर आती हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारी सिंपल चीज़ आ जाती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि किसी को येलो कलर पसंद है, किसी को ब्लू, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को ग्रेप्स, तो ये सारी हमारी आ जाती हैं सेकेंडरी में। सो ये है ऑलपर्ट। ऑलपर्ट पाइनियर कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड अप्रोच जो है वो है कैटल की पर्सनालिटी, सॉरी कैटल की है, इसको हम लोग पीएफ कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेथड यूज़ किया था फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे। कुछ होते हैं सोर्स और कुछ होते हैं सरफेस। सोर्स क्या हो गया, हमारा रूट हो गया, जो जड़ है हमारी चीज़ों की, जहाँ से हमारे ट्रेट्स बन रहे हैं। सोर्स जैसे कि एक सोर्स है, अब एक बंदा है, उसके सोर्स ट्रेट्स क्या हो गए, पीसफुल है, हेल्पिंग है। अब वो उसके सरफेस पे नज़र आएंगे। सरफेस क्या है, जो चीज़ ऊपर है, अपर पार्ट है, जो चीज़ ऊपर के लेवल के ऊपर हमें नज़र आ रही है। कि अब रूट क्या है उस बंदे का, कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब अपर में क्या है, अब उसको एग्ज़ाम में हो सकता है वो अपना खुद का छोड़ के सामने वाले की चीटिंग करवाने बैठ जाए, तो वो क्या है, वो उसके सरफेस ट्रेट्स हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि फैक्टर एनालिसिस मेथड यूज़ किया था और 16 पीएफ इन्होंने टेस्ट दिया था।
उसके बाद आ जाती है आइजेंक की थ्योरी। आइजेंक की थ्योरी जो है वो बायोलॉजिकल और जेनेटिकल बेस्ड है। यहाँ पर इन्होंने पहले 2 डायमेंशन दिए थे, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। न्यूरोटिज्म जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब होता है कि इन लोगों का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ईजिली ये लोग अपना आपा खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं अपना कंट्रोल, और बहुत जल्दी ये लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो जो न्यूरोटिक लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। ये इनके डिफरेंसेस भी हो गए एक तरीके से। इमोशनल स्टेबिलिटी ऑन दी अदर हैंड क्या है, ये जो है आइजेंक की थ्योरी, ये इस तरीके से चलती है एक्सट्रीम एंड पे। एक पे हमारा आ गया न्यूरोटिज्म, दूसरी तरफ आ गया इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, कम्प्लीटली इससे अपोजिट है। ये जो लोग होते हैं ये काम होते हैं, रिलायबल होते हैं, कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी इन लोगों को शांत रहना आता है, रिलायबल होते हैं कि हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो अब जो ये लोग हैं इनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, तो इनको लेस प्रोन होते हैं ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, इनको बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों। सेकेंड डायमेंशन जो है वो है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में क्या हो गया, आउटगोइंग लोग होते हैं, इन्जॉय करते हैं दूसरों की कंपनी, लीड कर सकते हैं ये लोग टीम को, टीम वर्क ये लोग इन्जॉय करते हैं। एक्टिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा, बाहर जाना इनको पसंद होता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो विड्रॉल होते हैं, खुद को अकेला रखते हैं, पीछे हटा के रखते हैं खुद को, शाय होते हैं, हर सिचुएशन में ओपन अप नहीं हो पाते, अकेला काम करना पसंद करते हैं, और पैसिव होते हैं कि हर चीज़ को ये लोग छुपा कर करेंगे, इनको कोई शौक़ नहीं होता कि ढिंडोरा पीटें ये लोग अपने काम का। उसके बाद आ जाता है थर्ड डायमेंशन, इन्होंने बाद में दी थी, साइकोटिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी। साइकोटिज्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, कि सारा फोकस इनको खुद पे है, कि भाई सामने वाला खुश है तो क्यों है, हम उसकी खुशी का दूर कर दें। वो क्या है, ईगोसेंट्रिक हो गया कि सामने वाले को खुश नहीं रहने देना। हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा रहता है इनको हर टाइम के ऊपर, छोटी से छोटी बात के ऊपर ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ये लोग एंटी सोशल होते हैं, किसी की मदद करने का इनको कोई शौक़ नहीं होता, रादर सामने वाले को दुखी करने में इनको मज़े आते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारा आ जाता है सोशेबिलिटी। ये जो लोग हैं ये सोशली एक्टिव हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, प्रो सोशल हैं, कि कोई किसी को मदद की ज़रूरत है तो जाकर इनसे इनसे मदद मांगनी नहीं पड़ती, ये लोग खुद मदद करते हैं, और कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं। इन्होंने टेस्ट दिया था EPQ आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन है। उसके बाद 5 फैक्टर मॉडल है, इसी के अंदर इसको हाईली रिलायबल हम लोग कंसिडर करते हैं, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। ये दिया था पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्री ने। यहाँ पर 5 फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर्स में 2 एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, और जो 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं वहाँ पर ट्रेट्स हमारे कम्प्लीटली अपोजिट रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो एक एंड पे हैं वो क्यूरियस हैं, कि उन्हें हर चीज़ जाननी है, कि हर चीज़ नए तरीके से करनी है, नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं। जो दूसरी साइड के ऊपर हैं वो क्या हैं, लो हैं, रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं, कि भाई ना जी हम लोग अपना तरीका नहीं बदलेंगे, हम लोग एक ही तरीके के ऊपर फिक्स रहेंगे। सेकंड आ जाता है एक्सट्रोवर्जन। ये बार बार वही आ रहा है, जो एक एंड के ऊपर हैं वो सोशली एक्टिव हैं, सब लोगों के साथ मिलके काम करना है। दूसरे एंड पे जो हैं वो शाय हैं, उन्हें अकेला काम करना है, सबके वो बिहाइंड दी स्टेज काम करते हैं। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ऑन दी स्टेज काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस में क्या है, एक साइड के ऊपर लोग आ जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, कि भाई ठीक है हमारे ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे, फिर भी वो सामने वाले की सुनने को तैयार होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे लोग हैं वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, भाई जो चीज़ हमने बोल दी वो वैसी होनी चाहिए, कि अगर रूम में वाइट कलर है तो वाइट कलर ही होगा। ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि कलर चेंज करवा सकते हैं। फिर आता है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म में वही हो गया जो एक एंड के ऊपर है, अनस्टेबल, सेल्फ सेंटर्ड है, हॉस्टाइल है, कि भाई सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, अपने खुद के इमोशंस के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इम्पल्सिव होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग होते हैं वो वेल एडजस्टेड होते हैं, वो लोग ईजिली कोप अप कर पाते हैं स्ट्रेस के साथ। उसके बाद जो लास्ट है इसके अंदर वो है कंसीटनेस। कंसीटनेस में क्या है, एक एंड के ऊपर होते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट जो होते हैं ये फ्यूचर को देख के काम करते हैं, इनको इमीडिएट प्लेजर से कोई लेना देना नहीं होता, ये लोग फ्यूचर को देखते हैं। इम्पल्सिव जो हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं,
कि जो चीज़ हो गई वो अभी के अभी इनको करनी है। तो ये हमारी ट्रेट अप्रोचेस हैं। ट्रेट अप्रोचेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाते हैं ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये रिलेटिवली स्टेबल हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमारी आती है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच में आपको बहुत सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, 6 मार्क्स में आ जाता है बहुत बार। इसके अंदर क्या है, फ्रॉइड ने दिया था, केस स्टडी बेस्ड हैं, जो भी इनके पास ये डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर थे, जो भी इनके पास पेशेंट्स आते थे उनको सुनते थे और उनको सुनने के बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ये लोग मेल को सुपीरियर कंसिडर करते थे और फीमेल को इन्फीरियर कंसिडर करते थे। मेथड इन्होंने क्या यूज़ किए, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर। काइंडली इन 3 मेथड्स को याद रखना। फ्री एसोसिएशन कि भाई एक वर्ड बोल रहे हैं उसके साथ दूसरा वर्ड जो उनके दिमाग में पहली बार आता है वो बोल दिया। ड्रीम एनालिसिस, जो ड्रीम आते हैं, अब ड्रीम क्या हमारा प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को कॉन्शियस में लाने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस ऑफ एरर, जैसे कि जो स्लिप ऑफ टंग हो गया कि कोई इंसान बोलना कुछ और चाह रहा है, मुंह से उससे कुछ और निकल रहा है, तो वो क्या है, हमारा एनालिसिस ऑफ एरर है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियस में 3 लेवल हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में जो हमारे सामने हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली एक्टिव हैं, अवेयर हैं। प्री और सबकॉन्शियस एक ही चीज़ होती है कि हम मे और मे नॉट बी अवेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लिए नेगेटिव हो, बट ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा याद रखने लायक भी नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको भूल जाते हैं। कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो उसमें क्या है, अपने आराम से ब्रेकफास्ट किया था बिना किसी लड़ाई के, तो वो प्री कॉन्शियस में स्टोर हो गया। ऑन दी अदर हैंड उधर आपका लड़ाई होगी 5 दिन पहले ब्रेकफास्ट के ऊपर, तो आपकी वो चीज़ कहाँ स्टोर होएगी, अनकॉन्शियस में स्टोर होएगी। कि जो चीज़ आपको नेगेटिविटी दे रही है, जो आपको चीज़ नेगेटिव चीज़ें याद दिला रही है, वो आपकी अनकॉन्शियस में चली गई। तो जो अनकॉन्शियस होता है वो स्टोर हाउस होता है हमारी इंस्टिंक्ट्स का। अनकॉन्शियस को ये याद रखने वाली चीज़ है, स्टोर हाउस है हमारी इंस्टिंक्ट्स का, हमारी एनिमल ड्राइव्स का। जितनी भी हमारी सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, अग्रेसिव ड्राइव्स हैं, वो सारी अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। बेसिकली इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जो हम लोग डरते हैं सोसाइटी में खुद को रिवील करने में। यहाँ पर हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे बचपन में पूरे नहीं होते, या फिर एडल्टहुड में भी आकर जो डिज़ायर्स हमारी हैं आपस में मैच नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पा रही। इसी के बेस के ऊपर फ्रॉइड ने अपनी थेरेप्यूटिक अप्रोच दी थी, जिसको हम लोग कहते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है, इसको याद रख लेना, अगेन एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा बोल्ड करके दिया हुआ है कि साइको एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, कि जितने भी हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, जितने भी हमारे दबे हुए इमोशंस हैं, उसको हम लोग अपने कॉन्शियस में लाने की कोशिश करते हैं। और जब वो हमारे कॉन्शियस में आ जाएंगे तो बंदे को क्या है, इमोशनल इंसाइट मिल गया, और वो जो इमोशनल बर्डन जो उसका हो रखा था, जो भी उसकी नेगेटिव एनर्जीज भरी हुई थी, वो उसकी रिलीज़ हो जाएंगी और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी आता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इनके साथ हम लोग पैदा होते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, हमें अपनी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। इट जो होता है वो स्टोर हाउस होता है हमारी इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज़ का, अग्रेशन एंड सेक्सुअल। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारी इम्पल्सेस हैं वो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इट, आई फॉर इम्पल्सिव। तो जब हमारी इड फंक्शन करती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। उसके बाद आ जाता है ईगो। ईगो में हम लोग धीरे धीरे रियलिटी को समझना शुरू करते हैं और ये हमारी इड से निकलती है। जब तक बच्चा 2, 3, 4 साल का होता है तो उसकी ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वो रियलिटी को समझ जाता है, उसको समझ आ जाता है कि भाई क्या चीज़ किस टाइम के ऊपर करनी है। वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इड में बच्चे ने देखा उसके सामने टॉफ़ी रखी है, उसने उठाई और खा गया। ईगो में उसको पता है कि आसपास उसको कोई देख तो नहीं रहा, तो वो उसको उठाएगा और खा लेगा। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है मोरल ब्रांच। मोरल ब्रांच का मतलब हो गया वैल्यूज़, कि हम लोग किस चीज़ को सही समझ रहे हैं और किस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। ईगो और सुपर ईगो मेनली
हमारी कहाँ से डेवलप हुई, इड से निकली, और जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, वहाँ से हमारे ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इड को एनर्जाइज करती हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट के ऊपर फ्रॉइड ने कम फोकस किया था, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो बैक सीट ले लेती है, पीछे हट जाती है, और जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है वो आगे बढ़ती रहती है। लाइफ इंस्टिंक्ट को एनर्जाइज करता है लिबिडो। ये मतलब जो भी इन नोट्स में लिखा हुआ है ये सारे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट को एनर्जाइज करता है लिबिडो। लिबिडो में हमारी आ जाती हैं सेक्सुअल एनर्जीज, एंड मेनली हमारी जो एनिमल डिज़ायर्स या फिर जो अग्रेसिव डिज़ायर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ इन लिबिडो के अंदर आ जाती हैं। फिर इन्होंने दिए थे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब इन्होंने हर चीज़ नेगेटिव के ऊपर फोकस कर दी कि भाई बहुत सी चीज़ें अब हमारे अंदर ऐसी हैं जो हम लोग दबा के रखना चाहते हैं, अनकॉन्शियस में है। इड हमारा जब प्लेजर अचीव नहीं कर पा रहा तो क्या है, हम लोग रियलिटी से लड़ने के लिए कुछ तरीके ढूंढ लेते हैं। सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईगो जो है वो रियलिटी पे वर्क करता है। डिफेंस कि हम लोग खुद को बचा रहे हैं रियलिटी से, कि जो हमारी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, जो हमें कोई इमोशनली दर्द पहुंचा रही है, हम लोग उस सिचुएशन से खुद को बचाना चाहते हैं, और हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी रियलिटी को तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि हम लोग खुद को बचा पाएँ। तो इसलिए इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। आपके बेसिकली एनसीईआरटी में 5 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। रिप्रेशन में जहाँ पर हमारी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको अनकॉन्शियस कंप्लीटली डिसमिस कर देता है। कि जैसे कि आप किसी को पीटा है, उसके बाद आके आपने बहाना मार दिया, भाई मुझे नहीं पता मैं किस होश में था, मैं उसको किस तरीके से मारा या किसी को गाली दे दी, उसके बाद कहते हो यार मैं तो होश में ही नहीं था। वो हमारी चीज़ें होती हैं रिप्रेशन, कि हम लोग करना चाहते हैं, अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है, कि कभी ना कभी हमारी किसी से खुंदस हुई थी, और हमने किसी दिन हमारा गुस्सा इतना आया कि हमने उसको मुंह पे इतनी गालियां दे दी, और बाद में हम कहते हैं कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो वो होता है रिप्रेशन। फिर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को याद रख लो, वो जो प्रोजेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर फिर वो किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से हम लोग अपने खुद की जो भी अनकॉन्शियस हमारी दिक्कतें हैं उसका ब्लेम हम लोग किसी और के ऊपर डाल देते हैं। फिर हमारा आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब हो गया नॉट एक्सेप्टिंग, कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये बेसिकली डिनाइल हमारा आता है या तो जब किसी इंसान को कोई जानलेवा बीमारी होगी, भाई कैंसर डायग्नोज हो गया या कुछ और हो गया, या फिर कोई सडन डेथ हो गई फैमिली में और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कहलाता है डिनाइल। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम लोग कम्प्लीटली अपोजिट बिहेव करते हैं, जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर है उससे कम्प्लीटली अपोजिट। कि भाई किसी इंसान में भर भर के सेक्सुअल डिज़ायर्स भरी हुई हैं और वो बन के बैठ गया बाबा, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन, कि भाई कुछ उल्टी हरकत हमने कर दी बट हम अब उसको मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ अपनी अनरीजनेबल एक्सप्लेनेशन देके, कि भाई पेपर मेरा इसलिए ख़राब हो गया कि मेरा पेन अनलकी था, तो वो क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। तो ये हमारी 5 डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि जब भी हम लोग हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो हम लोग कुछ स्टेजेस से गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले आ जाता है ओरल स्टेज, जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ है, मेनली 2 साल तक ये चलती है। यहाँ पर जो ग्रेटिफिकेशन है वो माउथ से है, जब जो बच्चे को प्लेजर मिल रहा है वो माउथ से है, जैसे कि बैबलिंग साउंड्स हो गई, थम्स अप करना हो गया, तो वो सारी क्या है, सेटिस्फेक्शन बच्चा क्या है अपने मुंह से ले रहा है। अब यहाँ पर अगर फिक्सेशन होती है, कोई दिक्कत होती है, ओरल स्टेज में सही तरीके से डेवलप नहीं होता, तो वो क्या कॉज करेगा आगे लाइफ में जाके, उस इंसान को नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और स्मोकिंग की दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि भाई कोई एक पर्सन है उसको स्मोकिंग या फिर नेल बाइटिंग की दिक्कत है, तो कौन सी स्टेज में उसे दिक्कत रही होगी, तो वो दिक्कत कब रही है उसको, फर्स्ट स्टेज में, ओरल स्टेज में। ओरल स्टेज से हम लोग निकलते हैं एनल स्टेज में। एनल स्टेज में जो बच्चा है वो जो सोसाइटी की डिमांड्स है उसको रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है। तो इधर सबसे पहले सबसे सीधी चीज़ क्या आती है, टॉयलेट ट्रेनिंग, कि अपने जो बॉडीली वेस्ट हैं उसको किस तरीके से रिलीज़ करना है या फिर उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो बच्चा सीख जाता है।
तो यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना सीखा जाता है। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा ज़िद करके उसको सिखाते हैं कि भाई अपनी ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर, तो वो आगे जाके ओसीडी जैसी दिक्कतें कॉज कर सकता है। उसके बाद आ गया फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में हमारा फोकस कम्प्लीटली जेनिटल्स पे रहता है। फोकस किसके ऊपर है? सेक्स के ऊपर, जितने भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। इसके अंदर जो आता है एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दोनों हमारी ग्रीक माइथोलॉजी से आई है। एडिपस में होता है कि जो बॉय है, जो लड़का है, उसका अपनी मदर के टूवर्ड्स सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रा है यहाँ पर, जो लड़की है, उसकी अपने फादर के टूवर्ड्स सेक्सुअल फीलिंग्स होती है। ये कंप्लीट यहाँ पर हमारी स्टोरी है, एनसीईआरटी में गिवन है, बट मैं ये शॉर्ट में यहाँ पर बता रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस एडिपस में इतना याद रख लो, अगर आप ये लास्ट मिनट पढ़ रहे हो, कि एडिपस में जो लड़का है उसका अपनी मदर के टूवर्ड्स सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, और इलेक्ट्रा में जो लड़की है उसका अपने फादर के टूवर्ड्स फीलिंग्स होती हैं। और अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो गई तो बच्चे की इम्प्रॉपर सेक्सुअल बिहेवियर होगा, इम्प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी। ये जो लोग हैं ये आगे जाके अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, या फिर जो रेप वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी फेलिक स्टेज की फिक्सेशन की वजह से होती है। उसके बाद आ जाता है लेटेंसी। लेटेंसी जो होता है, यहाँ पर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो बैक सीट ले लेती है, और जो फोकस है वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाता है। सेक्सुअल अर्जेस लेस एक्टिव हो जाती हैं। अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अपोजिट जेंडर से किस तरीके से बात करनी है, सोसाइटी में किस तरीके से बात करनी है। तो यहाँ पर अगर फिक्सेशन हो जाती है तो वो क्या है, फॉल्टी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है। और फॉल्टी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि ये जो बच्चा है ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, कोई भी अपने रिलेशन सही तरीके से नहीं निभा पाता थ्रू आउट दी लाइफ। इसके बाद लास्ट स्टेज है जेनिटल। जेनिटल स्टेज आ जाती है मैच्योरिटी की। अगर ये जो पहली 4 स्टेजेस हमारी सक्सेसफुली पास ऑन हुई है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक, तो बच्चा सही तरीके से मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है और जेनिटल स्टेज में सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर क्या है, मैच्योरिटी अटेन हो जाती है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में, और सीख जाता है टू लर्न विद द अपोजिट जेंडर। अगर अब किसी भी स्टेज में यहाँ पर बच्चे को दिक्कत हुई है, सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो कॉज करता है फिक्सेशन। एफ फॉर फिक्सेशन, एफ फॉर फेलियर। कि फिक्सेशन हो गई, कि फेलियर हो गया एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे सक्सेसफुली जाने में। अब वो क्या कॉज कर रहा है, रिग्रेशन। कि अब जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी किसी से लड़ाई होती है, तो वो छोटे बच्चों की तरह सुबह सुबह के रोना शुरू कर देता है। तो वो क्या है, वो अपना ओरल स्टेज के ऊपर वापस चला गया। या फिर कोई एक एंजाइटी वाली सिचुएशन आती है, इंसान ने क्या है, स्मोक करना शुरू कर दिया, तो वो क्या है, उसकी ओरल स्टेज से सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स वापस प्रीवियस स्टेज में जाना। उसके बाद हमारी पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस आ जाती हैं। पोस्ट फ्रॉइडन को हम लोग न्यू एनालिटिक भी कहते हैं। ये जो है, इन्होंने पहले फ्रॉइड के साथ काम किया, देन दे रियलाइज्ड कि जो फ्रॉइड है उनका जो फोकस है वो सारा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर है। तो इन्होंने फोकस किया पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज़ के ऊपर। यहाँ पर हमारी कुछ आ जाती हैं। सबसे पहले है कार्ल यूंग। बेसिकली पोस्ट फ्रॉइडन का क्या था कि इन्होंने ये देखा कि जो फ्रॉइड है उनका सारा फोकस मेल के ऊपर था, फीमेल को कम्प्लीटली इग्नोर किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि इन्होंने ध्यान दिया फीमेल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी। सबसे पहले इसके अंदर कार्ल यूंग आ जाता है, एम्स एंड एस्पिरेशंस। इसको हम लोग एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। और आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स वो होते हैं जो हमें जीन्स में मिलते हैं, जो हेरिडिटी में हम लोगों को मिल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्केटाइप्स। देन आ जाता है कैरन हॉर्नी, ऑप्टिमिज्म। इनका ये मानना है कि जो विमेन होती हैं वो इन्फीरियर नहीं होती, उनको इन्फीरियर फील करवाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटी। जब उनको सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उसके डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, और वो रिजल्ट करता है बेसिक एंजाइटी में। बेसिक एंजाइटी में हमारी डीप रिसेंटमेंट आ जाती है कि जो इंसान है वो सदा ही भड़ास में रहता है, उसको खुंदक रहती है हर चीज़ की, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत फील होती है। तो जो कैरन हॉर्नी है, इनका जो है वो है फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद आ जाता है अल्फा एडलर। इनका क्या था,
लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। इनका ये मानना था कि हर एक इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, जो उसके अंदर एक कमी है, वो उसको दूर करने के लिए एक पर्सनल गोल बना लेता है कि भाई कोई उसकी ज़िंदगी में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि सपोज़ उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो उसके बाद क्या है, उसने अपना पर्सनल गोल बना लिया कि उसने नए दोस्त बनाने हैं। जैसे कि आजकल का टाइम हो गया कि एक बच्चा है, उसकी लड़ाई हो गई, उसका एक फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड सर्कल छूट गया, तो अब उस चक्कर में क्या है, वो इन्फीरियर फील नहीं करेगा। वो अपनी उस इन्फीरियोरिटीज़ को बचाने के लिए वो हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे बिना मतलब की स्टोरीज डाले जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि वो उसका एक पर्सनल गोल हो गया, और वो पर्सनल गोल उसको हेल्प कर रहा है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ओवरकम करने में, कि वो जो उसका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था वो अब छोटा हो गया। तो वो क्या है, वो अपने इंस्टाग्राम पे फिर भी खुले स्टेटस डाल रहा है, खुली स्टोरीज डाल रहा है, तो उससे उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और इस सेटिस्फेक्शन की प्रोसेस में बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसके बाद आ जाता है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम का मेन फोकस था ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन कंसर्न पे। इनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोशल बींग्स हैं, उनको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कि वो खुला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, और वो स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ करते हैं, कि वो सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, कि अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि उनको कुछ हाइड ना करना पड़े, या फिर उनसे कुछ हाइड ना हो। देन वी हैव एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने बात की थी सर्च फॉर आइडेंटिटी की। इनका क्या था, मेन फोकस किसके ऊपर था, एडोलेसेंस के ऊपर, कि जो पर्सनैलिटी है वो मेन डेवलप हमारी होती है एडोलेसेंस पीरियड में। ऑल तो इन्होंने ये कहा था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमारी अलग अलग स्टेजेस आती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि एक जो बच्चा है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, उसको खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए, तो वहाँ पर उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस से बच पाता है तो उसकी एक सही पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है। फिर लिमिटेशंस ऑफ फ्रॉइड हैं ये, पता ही है हमें कि सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड था। सबसे बड़ा ये हो गया। स्मॉल एंड एटिपिकल है, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल को यूज़ किया, फीमेल को क्या किया, इग्नोर किया। पुअरली डिफाइंड कंसेप्ट है, अब किसी को क्या पता कौन सी एनिमल ट्राइब्स की ये बात कर रहे हैं, तो पुअरली डिफाइंड कंसेप्ट है। और सदा इन्होंने मेल्स को प्रोटोटाइप यूज़ किया, कि जो इनका मेन फोकस था वो क्या थे, मेल थे। फिर हमारी नेक्स्ट अप्रोच आ जाती है बिहेवियरल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 अप्रोचेस। बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच को याद रख लो कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है जब वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना सीखता है। नीड्स के टूवर्ड्स जब वो फुलफ़िल करता है तो उसकी उस नीड्स को वो किस तरीके से फुलफ़िल कर रहा है, उसके अंदर उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या है, नीड्स हमारी 3 टाइप की हो जाती हैं, सोशल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर हम लोग 3 प्रिंसिपल्स याद रखेंगे, पावलोव, स्किनर और बैंडोरा। अगर आपका बिहेवियर का क्वेश्चन कहीं भी आता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो आप लोगों को ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है कि बिहेवियर अप्रोच इन 3 चीज़ों के ऊपर है। पावलोव ने क्या कहा था, एसोसिएशन। स्किनर ने क्या कहा था, रिवॉर्ड। और बैंडोरा ने क्या क्या कहा था, ऑब्जर्व। तो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से बन रही है, एसोसिएट करके दो या दो से ज़्यादा स्टिमुलाई। स्किनर ने एसआर कि एक स्टिमुलाई का हमें किस तरीके से रिवॉर्ड मिलता है, वहाँ से हमारी पर्सनालिटी क्या है, डेवलप होती है। और बैंडोरा इमिटेट हम लोग करते हैं, सोशल लर्निंग के थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलप होनी धीरे धीरे शुरू होती है। फिर आ जाता है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच में पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है हमारी इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम से, कि हमारे पास क्या क्या फिनेंसेस अवेलेबल हैं, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है कि हमारे पास क्या सोर्स है हमारा ही मनी जनरेट करने का, उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे का जो लैंग्वेज है, जो नॉर्म्स हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है। यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, बिरहोर ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर। बिरहोर जो है वो झारखंड में एक जगह है, इसके ऊपर स्टडी करके कल्चर में कल्चरल अप्रोच बनाई गई थी। अब ये लोग क्या होते हैं, नोमैडिक इन नेचर हैं, एक जगह के ऊपर टिक कर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं। तो अब यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो
जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अपने माँ बाप के पास तो भागेंगे नहीं, भी बताओ कि भाई इस टाइम के ऊपर हम लोग क्या करें। तो इस रीज़न की वजह से क्या है, ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना सीख जाते हैं, ऑटोनॉमस आ जाता है इनके अंदर, किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करते और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि इनको रिजल्ट चाहिए, कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उसका इनको रिजल्ट चाहिए, अचीवमेंट के टूवर्ड्स जाते हैं, रिजल्ट के टूवर्ड्स जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एग्रीकल्चरल क्या है, डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट क्यों है, एग्रीकल्चर क्या है, हम लोग सीज़न के अकॉर्डिंग अपना क्रॉप्स लगाते हैं, तो वहीं से इनकी ये चीज़ आ गई डिपेंडेंसी, कि डिपेंडेंट है कि हम लोग बिना सीज़न के क्रॉप्स तो लगाएंगे नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो इनके बिहेवियर में भी आ रहा है, पर्सनैलिटी में भी आ रहा है कि ये लोग डिपेंडेंट है कि किस सीज़न में किस अकॉर्डिंग इनको क्रॉप लगानी है। उसके बाद ये ओबीडियंट टू एल्डर्स हैं, बड़ों की बातें मानते हैं, जो बड़ों ने कहा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर इनके पास खुद के डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती, इनके जो डिसीजन होते हैं वो इनके एल्डर्स इनके लिए लेते हैं। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई, क्योंकि इनको काम क्यों करना है, सीज़न के अकॉर्डिंग करना है एग्रीकल्चरल में, तो धीरे धीरे वो चीज़ क्या है वो इनकी पर्सनैलिटी में फिट हो जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चरल अप्रोच। बिरहोर के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। बिहेवियर में आपको ये 3 चीज़ें लिख देना, अगर कहीं भी कुछ भी बिहेवियरल अप्रोच आता है आपको नहीं आता पेपर में, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर लिख देना। फिर लास्टली हमारी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये जो है ये हमारी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इन नेचर है। ये यहाँ पर हमारे 2 लोगों ने काम किया था, रॉजर्स एंड मैस्लो ने। रॉजर्स ने कंसेप्ट दिया था फुली फंक्शनिंग पर्सन का, कि जो एक इंसान होता है वो हमेशा अपनी ग्रोथ के टूवर्ड्स भागता है, वो अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है, कि जो भी चीज़ उसके अंदर है वो उसको अचीव करना चाहता है, वो उसको दबा कर रखना नहीं चाहता। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 2 एजम्पशंस दी थी। ये जो 2 हैं, ये 2 एजम्पशंस हैं ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारा बिहेवियर होगा वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होगा और वर्थवाइल होगा। गोल डायरेक्टेड का मतलब हो गया कि हम लोग कोई काम करना चाहते हैं, कुछ हम लोग अचीव करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ वर्थवाइल है कि वो काम करने लायक होना चाहिए। करने लायक एज इन कि वो उनको फुली फंक्शनिंग पर्सन बना रहा है, कि जो उनकी ग्रोथ है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, वो उसको अचीव कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग हमेशा वो बिहेवियर चूज़ करेंगे जो अडेप्टिव होगा। हम लोग हमेशा उस बिहेवियर के टूवर्ड्स जाएंगे जो अडेप्टिव है, जो हमें हमारी सिचुएशन में ढलने में हेल्प कर रहा है और हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, और वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर वो होते हैं जहाँ पर हमको ये लगता है कि हम लोगों ने अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर लिया, नाउ देयर इज़ नथिंग मोर फॉर अस टू अचीव। बट ये भी एक स्टैटिक सिचुएशन है, कि ये ये भी एक डायनामिक सिचुएशन है, कि ये चेंज होती रहती है, कि 10 साल के बच्चे के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर कुछ और होगा, जब वो बच्चा 13 साल का होगा तो वो चेंज हो जाएगा, जब वो 18 साल का एडल्ट होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को हमेशा अडेप्टिव करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग रहते हैं। अब इन्होंने ये चीज़ कहाँ से दी है, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से दी है। क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में जब इन्होंने अपने क्लाइंट से बात की तो इनको पता चला कि जो क्लाइंट्स हैं वो दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फ को लेकर दुखी हैं। और सेल्फ का इन्होंने 2 टाइप के सेल्फ दिए थे। अगर रॉजर्स के अकॉर्डिंग आपसे सेल्फ पूछा जाता है तो आप 2 टाइप के सेल्फ कहोगे, आइडल एंड रियल। और वैसे अगर हम लोग सेल्फ की बात करें तो पर्सनल एंड सोशल। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस। रॉजर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप के सेल्फ हैं, आइडल एंड रियल। एंड जो हमारा वैसे सेल्फ है वो 2 टाइप के हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पर्सनल एंड सोशल। तो इनका ये मानना था कि जब आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रुएंस और बैलेंस्ड है तो पर्सन क्या है, हेल्दी है और वेल एडजस्टेड है, कि जो इंसान बनना चाहता है और जो वो खुद है, जब उन दोनों के बीच में बैलेंस है, कि लाइक सपोज़ कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है और वो स्पोर्ट्स में चला गया, तो दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस है, और वो बंदा क्या है, खुश रहेगा। ऑन दी अदर हैंड जब इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, इनकॉन्ग्रुएंस है, कि बंदा इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा, कि बनना तो वो चाहता था स्पोर्ट्स पर्सन, घर वालों ने दिलवा दी नॉन मेडिकल, तो वो क्या है, पुअरली एडजस्टेड होगा अपने डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में ढल नहीं पाएगा। और क्यों नहीं ढल पाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर अडेप्टिव
नहीं है, ना ही उसको गोल डायरेक्टेड फील होगा। तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर है? सोशल कंडीशन के ऊपर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोशल कंडीशन मिलेगी कि भाई अब एक इंसान है, उसको अच्छा घर पे माहौल मिल रहा है, अच्छा स्कूल में माहौल मिल रहा है, तो उसका क्या है, पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, पॉजिटिव सेल्फ है। आइडल और रियल में ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। तो उसका क्या हुआ, हाई सेल्फ कंसेप्ट हुआ, हाई सेल्फ एस्टीम हुआ। और जो नेगेटिव है कि उसको घर पे भी सुनने को मिल रहा है, स्कूल में भी सुनने को मिल रहा है, वर्क प्लेस पे भी सुनने को मिल रहा है, तो उसका क्या हो गया, लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कंसेप्ट उसका हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, कि जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है वो कम्प्लीटली हमारे सोशल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। और इन्होंने क्या कहा था कार्ल रॉजर्स ने, कि आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में बैलेंस लाना पॉसिबल कब है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के थ्रू। और ये इन्होंने अपनी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में दिया था। उसके बाद मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी क्या है, हायरार्की के फॉर्म में चलती है। नीचे से ऊपर हम लोग जाते हैं। सबसे नीचे क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी। फिजियोलॉजिकल में हमारी क्या आ जाती है, हंगर आ जाती है, थर्स्ट आ जाती है और स्लीप आ जाती है। जब हमारी ये चीज़ें पूरी होती हैं तो हमें क्या चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, हमें घर चाहिए। तो वो हमारा क्या आ गया, ये दोनों नीड्स आ गई हमारी सर्वाइवल नीड्स। जब इंसान इन दोनों नीड्स के ऊपर रहकर लिमिट हो जाता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता, तो वो उसको एनिमल की कैटेगरी में डाल देता है। अब जब उसको एनिमल की कैटेगरी से निकल के एक फुलफिलिंग पर्सन बनना है, तो उसको क्या चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, कि उसको अपने आसपास लोग चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। और जब उसको वो फैमिली और फ्रेंड्स मिलेगा तो उसको खुद को एक सेल्फ एस्टीम मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि सेल्फ एस्टीम ज़रूरी क्यों है, कि हमें दूसरों से मिल रहा है। जितना बड़ा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, जितना वो हमारी हेल्प करेंगे, जितना वो हमें सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा। और वो धीरे धीरे हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के टूवर्ड्स ले जाएगा, कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमें ज़िंदगी में जो अचीव करना था वो अब हम लोग कर चुके हैं। और कहीं पर भी अगर कमी होएगी, कि लाइक सपोज सेल्फ एस्टीम हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम किस पे आ जाएंगे, बिलोंगिंगनेस पे। हम लोग अपना सर्कल चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा रहता है हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मैस्लो। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन कौन है, हेल्दी पर्सन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस कौन है, जिस बंदे में सेल्फ अवेयरनेस है, जिसमें हिम्मत है टू बी, कि वो जो है वो सबके सामने वही रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। हेयर एंड नाउ के ऊपर फोकस रहता है, कि प्रेजेंट के ऊपर है, माइंडफुलनेस है। ये जो लोग होते हैं ये पास्ट में डूबे हुए नहीं रहते, ना ही ये लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते। तो बेसिकली इस वीडियो में आपके कवर हुए हैं थ्योरीज़ ऊपर ऊपर से, जो आपको पास होने में मदद कर देगी। बट अगर आपको सही तरीके से नंबर चाहिए, अगर आपको या फिर लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहिए, तो आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग पेपर देने जाओ। बट इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स अबव 95, then please study from NCERT. This video can only and only help you with the revision. So thank you for watching, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो।